Hello everyone, welcome to GSR Civil Services classes. I am Anjali Joshi. I am selected in 67th BPSC as an Assistant Planning Officer, and today I will be sharing the important current affairs topics which will be relevant for the 69 BPSC mains which is upcoming, and also be relevant for those who are preparing for the 70th BPSC. So this is the comprehensive list of the current affairs topics which will be relevant for both these two examinations. So let's start with the video. So 69 BPSC मेंस हमें पता है ये 3rd to 7th of January 2024 में ये होने वाला है, एंड 70th BPSC के लिए भी ये वाली सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि 70th BPSC है सितंबर 2024 में, और एज यू नो हमें लास्ट एक ईयर का करंट अफेयर्स करना चाहिए. सो इन दैट रिस्पेक्टिव ऑल्सो this list will be helpful to you, and I would suggest कि start preparing notes on these topics right away. Okay, and for 69 BPSC means I would say कि आप, मैं जो अभी लिस्ट बताऊंगी मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डायमेंशंस इसमें कवर करने हैं. एंड अगर आपने इसमें से कुछ पार्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आपने कर रखा होगा एंड कुछ पार्ट आपने नहीं कर रखा होगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है. आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है, और जो भी कोचिंग की वेबसाइट्स आएगी, दृष्टि, फोरम, IAS इनसाइट, IAS, जो भी आपको जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसका जो कंटेंट है उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, और आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट मिलेंगे ना, तो उसको बस एक पेज में 2-3 पॉइंट में उसको लिख लेना, ताकि जब अगर आपने वो टॉपिक बाद में रिवाइज़ किया हो तो बस आप वो वाले पेज पे जाना और अपने वो वाले पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं वो रिवाइज़ कर लेना. ठीक है, तो अगर आपने इसमें से बहुत कुछ नहीं भी किया होगा ना, तो आप उसका टेंशन मत लेना. बस आप यही करना जो मैंने बताया है, उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि मैंने ये भी नहीं किया, मैंने वो भी नहीं किया. मैं ये कॉम्प्रहेंसिव बता रही हूँ, जैसे BPSC का पैटर्न अभी तक चलते आया है कि जैसे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछता है, और 68 में ये काफ़ी चेंज हुआ है, तो उस चीज़ को भी मैंने इस वीडियो में एकोमोडेट किया है. जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, इसमें मैंने वो चीज़ भी एकोमोडेट की है जो चेंजिंग पैटर्न है इस BPSC का. ठीक है, सो फर्स्टली हम देखते हैं कि बाइलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडियाज़. तो बाइलैटरल रिलेशन इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम एक मल्टीलैटरलिज्म फॉलो करते हैं. ठीक है, तो हमारा USA के भी साथ भी है, रशिया के भी साथ भी है, हमारा UK के साथ भी है, हमारा चाइना के भी साथ भी है रिलेशन. तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे आप इसमें करोगे USA करोगे, रशिया करोगे, इज़राइल करोगे, क्योंकि इज़राइल फ़लस्तीन वॉर अभी चल रहा है. तो जब आप इज़राइल फ़लस्तीन वॉर करोगे, ठीक है, तो इसमें आप बताओगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है. ठीक है, और फिर आप इसको लिंक करोगे कि अच्छा, इंडिया का अगर ऐसा स्टैंड लेगा तो इज़राइल के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर कुछ दूसरा स्टैंड लेगा तो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, उसके साथ क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा एशियन कंट्रीज़, फिर बांग्लादेश, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कतर, UAE, UK, सेंट्रल एशिया. ठीक है, अब मैं आपको डायमेंशंस बताती हूँ कि किस डायमेंशन में ये कवर करने चाहिए. तो अगर बायलैटरल रिलेशंस करने होते हैं हमें, ठीक है, तो आप ना जो उसके रिलेशंस बताओगे ना, उसको 3-4-5 डायमेंशन में बताओगे. एक तो बताओगे कि ट्रेड का क्या डायमेंशन है, कितना बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, दूसरा आप बता दोगे, इसी में आप इन्वेस्टमेंट भी डाल दो, डिफेंस का क्या है रोल, इसके अलावा जो डायस्पोरा है उसका क्या रोल है, इंडियन डायस्पोरा कितनी परसेंटेज है उस कंट्री में. ठीक है, अगर हमारी जो थाउट्स हैं, जो पॉलिटिकल थाउट्स हैं, वो मैच करती हैं या नहीं, लिबरल हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया. ठीक है, ये बताओगे. उसके अलावा आप बताओगे कि जो भी इंडस्ट्रियल कोहेशन कितना है दोनों कंट्रीज़ के बीच में. इसमें आप बताओगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताओगे, और यह बताओगे कि इंडियन कंपनीज़ का दबदबा कितना है उस कंट्री में, या उस कंट्री का इंडस्ट्रीज़ का दबदबा कितना है इंडिया में. ये चीज़ आप बताओगे इंडस्ट्रियल कोहेजन में. इसके बाद आप बताओगे डिफेंस में आप एक्सरसाइजेज मेंशन करोगे.
ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंड बताओगे आप कि अगर ये दोनों कंट्री आपस में ऐसा रिलेशन रखते हैं लेकिन इनका इंटरनेशनल स्टैंड भी सेम होता है या डिफरेंट फ्रंट पे जाता है। फॉर एग्जांपल यूएन में हो गया, या जो इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स बनते हैं कि G20 के पार्ट हैं, ब्रिक्स के पार्ट हैं, जो भी आप इसको मेंशन करोगे। एंड फिर उसके बाद आप चैलेंजेस भी इसी डायमेंशन में कवर करोगे कि ट्रेड उतना नहीं है, और जो भी जैसे ट्रेड में अगर FTA साइन हो रखा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ही है तो इसको हम FTA में कन्वर्ट कर सकते थे। इसी चीज़ को आप घुमा फिरा के यहाँ लिखोगे चैलेंजेस में कि अभी हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसकी वजह से जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो उस पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए हम FTA कर सकते हैं। तो आप ये चैलेंजेस में बताओगे, ठीक है। उसी तरह वे फॉरवर्ड भी आप इसी तरीके दे दोगे, इसी डायमेंशन पे दे दोगे कि इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट दिख सकता है वो आप वे फॉरवर्ड में डाल दो, और लास्ट में आप कंक्लूड कर दो एज ए पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कि हम मतलब जो इंडिया है और जो कंट्री है, जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी सेम थॉट प्रोसेस पे है एंड काफ़ी मेजर इकोनॉमी है या जो भी है, और उनको मतलब उनके पास ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छा अपने रिलेशनशिप में लीप ले सकते हैं, ताकि ये दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से आप पॉजिटिव अफर्मेशन दे दोगे। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि मैप से बता सकते हो, ठीक है। जियोपॉलिटिकल स्टैंड भी इसमें बता सकते हो आप, क्या कंटेंशन चल रहा है या इनका जो स्टैंड है, मान लो चाइना के अगेंस्ट इनका सेम स्टैंड है या नहीं है, इस तरीके से। तो ये सारे बायलैटरल रिलेशंस के डायमेंशंस आपको कवर करने हैं। अब देखो मैंने ये सारी कंट्रीज ही क्यों लिखी हैं। USA, ठीक है, USA इम्पॉर्टेंट हो जाता है इज़राइल फ़लस्तीन वॉर को भी लेके। दूसरा, इंडिया और USA के बीच 2+2 डायलॉग टॉक्स होते हैं डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है USA में, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, ये तो आप प्रिपेयर कर भी लेना क्योंकि अभी तक चल रहा है और अभी तक ये रेलेवेंसी में है। तो रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन हो जाएगा, रशिया को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो हो जाएगा। रशिया का रिलेशन चाइना के साथ एंड कैसे वो इफ़ेक्ट कर रहा है इंडिया के साथ, तो वो हो जाएगा, तो इसलिए रशिया भी इम्पॉर्टेंट है। इज़राइल फ़लस्तीन वॉर मैंने लिख दिया है। इज़राइल फ़लस्तीन वॉर में फिर आप ये दोनों का तो कंटेंशन बताओगे, ये दोनों का हिस्ट्री भी आप बताओगे कि क्यों इन दोनों के बीच ऐसा रिलेशन है। उसी में आप फिर इंडिया का स्टैंड बताओगे। इंडिया का आपने पढ़ा होगा कि इंडिया का स्टैंड क्या था। इंडिया का स्टैंड UN में रिजोल्यूशन पास हुआ, तो पहली रिजोल्यूशन में इंडिया ने एब्सटेन कर लिया वोटिंग से, दूसरी रिजोल्यूशन में वोट किया फेवर में, जो कि इज़राइल का अगेंस्ट था। तो इंडिया का जो ये स्टैंड चेंज हुआ है, इस क्यों हुआ है, और क्या इंडिया की जो सॉफ्ट पॉलिसी है, जो पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ, ये सब आप उसमें कोट करोगे, ठीक है। तो इज़राइल एंड फ़लस्तीन, इंडिया का फिर फ़लस्तीन के भी साथ अलग से आ सकता है कि शॉर्ट में आ सकता है, तो इंडिया फ़लस्तीन भी आप अलग से करोगे, ठीक है। इज़राइल के साथ हमारा काफ़ी टेक्नोलॉजिकल क्या बोलते हैं रिलेशंस है। एग्रीकल्चर में इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है, इवन इन द मेडिकल इक्विपमेंट्स इन्होंने काफ़ी मदद की है। तो उस तरीके से इंडिया और इज़राइल का रिलेशन कैसे चेंज हो रहा है विद द इंडिया फ़लस्तीन वॉर एंड इंडिया स्टैंड इन द UN रिजोल्यूशन, ठीक है। फिर एशियन countries is one of the important export destinations for India. It is the 4th largest trading partner of India, so it is very important for India. तो इंडिया एशियन, और आपको पता है कि साउथ ईस्ट चाइना सी हो गया या इंडियन ओशियन हो गया, और जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहाँ, वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो एशियन तो आपको वैसे भी प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। फिर उसके बाद बांग्लादेश भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है और इनके साथ हमारा कॉर्डियल रिलेशन है, और हमने इनके साथ काफ़ी रिवर प्रोजेक्ट्स किए हैं और जो भी बी मिस्टेक्स में जो आप देखोगे इंटरनेशनल ग्रुपिंग में बताऊंगी बी मिस्टेक्स में, तो बी मिस्टेक्स में यही है कि इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये इंटर गवर्नमेंटल से बायलैटरल रिलेशंस का भी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए बांग्लादेश को भी आप प्रिपेयर करो, ठीक है। ट्रिस्टा का रिवर रिजोल्यूशन हमने इसको
अचीव किया है, तो वो सब भी आप मेंशन करोगे। अगेन फ्रांस का जो एक स्पेशल परेड होता है, उसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, और फ्रांस के साथ हमारा अच्छा डिफेंस रिलेशन है। एज वेल एज जो फ्रांस में एक इथनिक क्राइसिस चल रहा है रिलेटेड टू मुस्लिम अरब पॉपुलेशंस, तो उससे रिलेटेड भी इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप बता सकते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा रिलेशन इधर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी विज़िट किया था, एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एजुकेशनल क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है रिलेशनशिप को, स्पोर्ट्स को लेके, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कनाडा का आपको पता है, खालिस्तान मूवमेंट को लेके कंटेंशन चल रहा है, एंड जो भी उसमें इश्यूज़ हैं इंडिया और कनाडा के बीच, वो आप बताओगे। इसको फिर आप यूएसए से लिंक करोगे कि इसमें फिर यूएसए का क्या रोल रहता है। ठीक है, तो ये इंडिया कनाडा भी वही होगा। कतर के साथ भी इंडिया की क्राइसिस चल रही थी, तो इसको आप शॉर्ट्स नोट्स के लिए प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। फिर यूएई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गल्फ कंट्रीज़ फॉर इंडिया in respect to the exports, in the respect to the Indian diaspora, and in respect to the import of oils and crude natural gases. So that's why UAE is very important, तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। बायलैटरल रिलेशंस भी इसके साथ है हमारे पास, I2U2 बायलैटरल रिलेशन तो है ही, और जो भी मल्टी इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी है, I2U2 हो गया। उसके अलावा हमारा हो गया जो हाल ही में G20 में हुआ था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके लिए भी यूएई इंपॉर्टेंट है। अगेन यूके के लिए हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं कि एफटीए रीच हो जाए, बट एफटीए हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यूके के साथ भी हमारा इंडिया यूके रोड मैप करके एक फ्रेमवर्क है जिस पे इंडिया और यूके दोनों ही काम करना चाह रही हैं, बट ये किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, माइग्रेशन हो गया, वीज़ा इशू हो गया, ये साइन नहीं हो पा रहा, तो इंडिया यूके भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल एशिया इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये पार्ट है आपका एससीओ का। ठीक है, और एससीओ का पार्ट है, और चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किया है ना, वो सेंट्रल एशिया से गुजरती है, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, तो वो कर सकते हो। इसी में आपका अफ़गानिस्तान भी आ जाएगा। सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान नहीं आता, बट आप अफ़गानिस्तान भी कर लेना। ठीक है। अब इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में एक तो आप यूएन करोगे। यूएन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर। ठीक है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर, यूएन इसको क्यों नहीं कर पा रहा, क्या चैलेंजेस है, क्या इसमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह यूएनएससी, इसमें रिफॉर्म्स, इंडिया का पार्टिसिपेशन, इंडिया एज ए मेंबर ऑफ यूएनएससी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का इम्पोर्टेंस, ट्रेड रिलेटेड जो भी कंटेंशंस हैं इंडिया के साथ, जो सब्सिडीज़ को लेके हैं, फार्म सब्सिडीज़, फिशरी सब्सिडीज़ को लेके, पेटेंट को भी लेके हैं, तो वो सब कंटेंशन, वो सब जो भी इंडिया ने पुट किया था डब्ल्यूटीओ के कॉन्फ्रेंस में, तो वो सब आप पुट करोगे। ठीक है। G20 तो आपको पता है इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा बात है कि G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का प्रेसिडेंटशिप इंडिया ने किया है, और इसमें आप बहुत ही वाइड, इसका बहुत होलिस्टिक बनाना कि G20 में आप बनाओगे कि हाइलाइट्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन नए अलाइंसेस और MOU साइंस हुए हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद आप बढ़ोगे, डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं, 200 मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट सिटीज़ में, 60-70 सिटीज़ में, उसका रेलेवेंसी आप बताओगे। ठीक है, और इंडिया ने कैसे ये सक्सेसफुली हैंडल किया है वो बताओगे। इन द वर्ल्ड विच इज़ डिवाइडेड, सो ये भी आप बताओगे कि कैसे इंडिया की सक्सेस स्टोरी क्या थी G20 में। ठीक है। SCO, अगेन SCO इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो HCO भी आप बताओगे क्योंकि इंडिया ने इसकी भी प्रेसिडेंटशिप की थी, वर्चुअल ही थी लेकिन ये भी की थी, तो ये बताओगे। अगर इसको आप लिंक करोगे पाकिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ। ठीक है। अब देखो IPEF, एक मिनट में थोड़ा क्लीन कर देती हूँ।
ठीक है। अब IPEF है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो ये यूएसए के साथ, यूएसए ने इसको फ्रेम किया है टू इंक्लूड ऑल दोज कंट्री विच फॉल्स इंटू पैसिफिक रीजन। तो आप ये भी बताओगे, क्योंकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है जियो पॉलिटिक्स के टर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अभी के इंटरनेशनल एरिया में। तो इसीलिए IPEF क्वाड 67 में पूछा है। क्वाड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जिसका आगे भी मैंने जिक्र किया है, AI पे इस पे बात चली है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह ग्लोबल साउथ, इंडिया ने हाल ही में सेकंड वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ समिट किया है। तो ऐसे भी ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो ग्लोबल साउथ बताओगे, ग्लोबल साउथ का 68 में पूछा था, ठीक है। I2U2 इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि G20 में ही इसका गठन हुआ है। तो आप ये ज़रूर बताओगे। और इजराइल पैलेस्तीन वॉर होने के वजह से इस पे भी एक क्या बोलते हैं, इस पे भी एक थोड़ा सा काला पर्दा छा गया कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो इस पे भी आप बात करोगे, इस पे भी आप चर्चा करोगे। उसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाए हुए हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। बायोफ्यूल को प्रमोशन करना, इंडिया में क्या स्कोप है, इसमें आप बिहार ज़रूर मेंशन करोगे, बिहार की इथेनॉल पॉलिसी को आप ज़रूर मेंशन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सिंस आपको भी पता है कि इंडिया का सोलर एनर्जी प्रोग्रेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इम्पॉर्टेंट है। बी मिस्टेक एंड दी सार्क। बी मिस्टेक में आपका देखो, अब बी मिस्टेक के बारे में बात करोगे तो आपको इसके कंपैरिजन आ जाएगा सार्क के साथ। तो आप कंट्रीज़ बना देना, और कंट्रीज़ बना कैसे बना लेना, मैंने एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देखा था गूगल पे, तो ऐसे था। तो इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो आप यहाँ लिखोगे, और जो कोलाइडिंग कंट्रीज़ आप यहाँ वेन डायग्राम होता है ना, उस तरीके से, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस बता देना, इंडिया के रिलेटेड क्यों है, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए बी मिस्टेक क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब आप मेंशन करोगे। फिर ब्रिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिक्स का भी आप बताओगे, साउथ अफ्रीका के साथ, ब्राज़ील के साथ ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड हमारा बनता है, तो ब्रिक्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे मोटे मोटे बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे आपको कवर करने हैं, और ये सारे टॉपिक्स आप देख के ऐसे घबरा मत जाना कि इतने सारे करने हैं। आपको ये सब का यूज़ इन सब में भी होगा, ठीक है। आप जैसे मान लो COP 28 COP 27 लिखोगे, ठीक है, तो इसमें तो आप हाईलाइट लिख दोगे, बट अगर आपको लिखना है, कुछ चैलेंजेस लिखना है, या आपको कुछ ऐसा करना है कि हम इसके आइडिया को मर्ज कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में कुछ बताना है, तो आप ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का यूज़ कर सकते हो इसमें। आप ISA का यूज़ कर सकते हो इसमें, ठीक है। ISA यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो बहुत इंटरलिंकिंग हो जाता है। तो ये सब आप प्रिपेयर कर लो। एंड फॉर 17 BPSC कैंडिडेट आई वुड सजेस्ट कि अभी से आप इस सब पे नोट्स बना लो, बहुत ही हैंडी होने वाला है। और ये सब के नोट्स बहुत फंडामेंटल होते हैं, आप एक बार बना लोगे ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो भी सबमिट होगा, आपका जो फंडामेंटल है वो तो सही रहेगा ना, कि ये कब बना, और ये कब बना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया के लिए क्या फ़ायदा है। आगे जो फ़ायदे होंगे, चैलेंजेस होंगे, आप उसमें ऐड ऑन करते जाना। एक पेज छोड़ देना अपने नोट्स में कि क्वाड चलो मैं बनाया, तो मैंने एक लास्ट का एक पेज छोड़ दिया कि इसमें मुझे करंट अफेयर्स में कुछ मिलेगा तो मैं ऐड कर लूँगा, सिंपल है, ठीक है। COP 28 जो दुबई में हुआ था, एंड COP 27 ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये दोनों को करोगे क्योंकि इसमें लॉस एंड डैमेज फंड हम बनता है। और COP 28 में दुबई में हुआ था, दुबई में हुआ है, हाल ही में हुआ है 1-2 दिन में। तो इसमें भी आप बताओगे कि लॉस एंड डैमेज फंड का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना स्मॉल हुआ है। एंड इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाला जो सीन है वो अभी भी बहुत रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। फिर ग्लोबल AI समिट, हाँ मैं इसी पे बात करी थी। जैसे क्वाड का जो समिट हुआ था ना इस बार जापान में, तो उसमें AI पे बात हुआ था। हाल ही में ग्लोबल AI समिट हुआ है, UK में हुआ है, ठीक है, लंदन के आसपास। तो ग्लोबल AI समिट पे भी आपको बनाना पड़ेगा। AI आप ऐसे भी कवर करोगे ना साइंस टेक में, है ना।
साइंस टेक में आप कवर करोगे, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोलाइडिंग टॉपिक है तो बीपीएससी करंट अफेयर्स में नहीं पूछेगा, पूछता है। आपने देखा ही होगा 68 में एक पूछा हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, एंड जो पार्लियामेंट एंड वर्स जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम अथॉरिटी होता है कि कौन डिसाइड करेगा। तो इस पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उस पर पूछ दिया था वी आर एक्सपेक्टिंग दिस इन पॉलिटी सेक्शन। बट वो करंट का भी तो है ना, वो करंट में ही आया है तो वो पूछ सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो पूछ सकता है बीपीएससी। फिर उसके बाद मणिपुर क्राइसिस। अब मणिपुर क्राइसिस आपको पता है, जो कुकीज़ एंड मैतीज़ का क्राइसिस चल रहा है, इस पे पूछ सकता है कि क्या उनका हिस्ट्री है, अभी क्या स्टेटस है, कितना पॉपुलेशन है वहाँ। जैसे आपको पता होगा कि मणिपुर का जो बीच वाला एरिया है, वैली का एरिया है, इसमें रहते हैं मैतीज़ एंड ये इसमें रहते हैं कुकीज़। तो आपको रिप्रेजेंटेशन करके बताना है, आपको वे फॉरवर्ड देना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन ये पॉलिटी का पार्ट लगता है, बट करंट में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था कि यूसीसी को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए इंडिया टू इन ऑर्डर टू अचीव दी सोशल एंड एडवांसमेंट इन दी सोसाइटी। तो इसीलिए यूसीसी भी इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी। सेम सेक्स मैरिज, आपको पता है इसको सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर नहीं दिया। सेम सेक्स मैरिज इज़ नॉट लीगल इन इंडिया, इसी को ऑब्जर्व किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप इस पे भी पेपर करोगे, इसमें आप जिक्र करोगे 377 सेक्शन का, ठीक है, कि हमने डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया होमोसेक्सुअलिटी, बट मैरिज स्टेटस इज स्टिल इलीगल। वन नेशन वन इलेक्शन, अगेन पॉलिटी का टॉपिक लगता है, बट ये पूछ सकता है। इस पे कमेटी भी बनाई है सरकार ने ऑन रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया। अब हम रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। तो रिपोर्ट्स आपको क्या करना है, नीति आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये आपको ज्योग्राफी और इको सेक्शन में भी काम आएगा, बट आप इसमें भी कर लेना। आप इसके करे हुए तो हो गए, आपको इस टाइम भी रिवाइज करके ही जाना है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप, इसको आप वुमेन रिजर्वेशन बिल, वही है नारी शक्ति वंदना अधिनियम, तो इससे भी ग्लोबल जेंडर गैप, इसमें हमारी जो पोजीशन है इंडिया की वो इम्प्रूव हुई है, तो आप इससे लिंक कर सकते हो, ठीक है। HDI इंपॉर्टेंट हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हमारी पोजीशन अच्छी नहीं है और गिर ही रही है, तो आप इसको भी बताओगे कि क्या चैलेंजेस की वजह से गिर रही है, गवर्नमेंट क्या रिपोर्टिंग देती है जब इसके जो इंडेक्स निकलते हैं, एंड जो इनिशिएटिव्स ले रही है गवर्नमेंट, वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स ले रही है, फिर वे फॉरवर्ड भी आप बताओगे, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ आप देख ही रहे हो कि प्रेस की, मीडिया और प्रेस की क्या हालत है। तो इसमें आप निगेटिव लिखोगे, ठीक है, बट उसको सब्सटैंशिएट करना कि किसी ऑफिशियल ने या कोर्ट ने ऐसा कहा है, ठीक है। आप अपने मन से लिखोगे ही लिखोगे कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं प्रॉब्लम है, बट उसको आप सब्सटैंशिएट भी कर देना। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर काफ़ी है, बहुत सारे मीडिया जर्नलिस्ट पे, एंड ऑल्सो दो कोई मीडिया चैनल्स भी हैं जिस पे सरकार ने पाबंदी लगा थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ इलीगल, and the mere criticism of the government is not anti-national, so it is the duty of the media to criticize the government for its better functioning। तो ऐसा आप कोटेशन डाल सकते हो। फिर इंडिया नाटो, ये ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, तो आप इंडिया नाटो क्या है, एंड इंडिया का नाटो के साथ क्या रिलेशन है, नाटो जो हेल्प करता है पाकिस्तान को, तो ये जो कंटेंशन है इंडिया के साथ, तो ये सब आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो इंडिया नाटो, आपको पता है इंडिया और नाटो की एक मीटिंग भी हुई थी, अभी नहीं हुई है हाल फिलहाल, लेकिन एक हुई थी, तो एक प्रोबेबिलिटी देखा जा रहा था इन द न्यूज़ कि इंडिया विल ज्वाइन द नाटो, बट इंडिया विल नॉट ज्वाइन द नाटो। तो आपको ये सब चीज़ वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर इशू, एज वी ऑल नो, कि आपको ये बताना अक्साई चीन वाला मैकमोहन लाइन वाला एरिया, तो ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करना है। अच्छे से आप मैप बनाना, ठीक है। अब ये वाला एरिया अक्साई चीन वाला हो गया, और ये वाला जो एरिया है ये मैकमोहन लाइन वाला हो गया। तो
मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसमें आप वो भी बताना जो गलवान वैली हो गया, डोकलाम हो गया यहाँ पे, तो ये सब आप यहाँ पे मेंशन करना उसको, ठीक है, अच्छे से। जियो पॉलिटिक्स, हाँ, इसमें आप ये भी मेंशन करोगे कि पीस टॉक का यूज़ करके हमने डोकलाम इशू को रिजॉल्व किया है, तो वो एज ए हमारा एक क्या बोलते हैं, ऐसे हमारा एक मोमेंटो बन जाएगा, ताकि हम जो भी और भी बॉर्डर इशू उसी को पीस टॉक एंड डायलॉग के थ्रू हम रिजॉल्व कर पाएँ। जियो पॉलिटिक्स इन इंडो पैसिफिक एंड इंडिया मैरीटाइम, ठीक है। इंडो पैसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसीलिए मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है चाइना भी अपना प्रेजेंस लाना चाह रहा है, यूएसए भी अपना प्रेजेंस लाना चाह रहा है। तो इस वजह से ये जो एरिया है बहुत कंटेंजियस एरिया है। इसमें आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जहाँ का चाइना का जो एनर्जी डिपेंडेंसी है काफ़ी है। इसके अलावा जो इंडिया के ट्रांसशिपमेंट्स भी हैं वो भी इसी एरिया से गुजरते हैं। जैसे श्रीलंका में हो गया, चाइना ने हमनटोटा पोर्ट पे अपनी सैटेलाइट शिप भेज दी थी। फिर उसी तरह वहाँ पे जो भी कंट्रीज़ है, जैसे एशियन कंट्रीज़ है, इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट का दबदबा बढ़ रहा है। डेप्ट पॉलिसी चाइनीज़ की इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रिसोर्स के पर्सपेक्टिव से भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं, विच इज़ वेरी रेयर अर्थ मिनरल्स। तो ये सब आप बता दोगे, ठीक है। सोलर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑफशोर जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। अब जो न्यूज़ में स्कीम्स थे, जैसे विश्वकर्मा योजना, ट्रेडिशनल आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन को हम सपोर्ट देना, जो वोकल फॉर लोकल्स वाला स्कीम, जो हमारा जो टैगलाइन है उसको प्रोत्साहन देना। एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ इंडिया, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप था ना, द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट आई थी बिहार, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। तो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गति शक्ति योजना, तो लॉजिस्टिक प्लान में गति शक्ति योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 7 इंजन्स हैं, ये भी आपको देखना है। डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा एआई आ रहा है, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पर्सनल डेटा को लेके। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो भी ड्राफ्टिंग हुई है उसमें क्या मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट ही फेज़ में, अभी ये पास नहीं हुआ है, बट ये आ सकता है कि डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, इसको किस तरीके से क्या क्या प्रोविज़न्स होने चाहिए। आप इसके बस ड्राफ्टिंग के प्रोविज़न्स पढ़ लेना, अगर पूछ ले तो आप लिख सको, ठीक है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 क्रिमिनल्स लॉ है ना, आईपीसी, सीआरपीसी एंड द एविडेंस एक्ट, तो सबका नाम चेंज कर दिया गया है ना। नागरिक संहिता योजना, नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द एविडेंस का, तो ये आप तीनों देख लेना, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स चेंजेस हुए हैं, तो ये भी आपको देखने हैं। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एंड द पॉस्को एक्ट आपको पता है काफ़ी न्यूज़ में होता है, क्योंकि इसमें जो कंसेंशुअल सेक्स होता है माइनर्स के बीच में, वो भी इस चीज़ में इस वाले क्रिमिनल लॉ में आ जाता है। तो इस पे कोर्ट्स ने भी काफ़ी इंटरप्रिटेशंस दिए हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए पूछ सकता है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट तो नहीं, मैंने मैटरनिटी बेनिफिट गलती से लिख दिया है, बट इसमें एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में जो अबॉर्शन से रिलेटेड था। जो 24 वीक्स का जो अबॉर्शन दिया जाता है प्रेगनेंसी में, तो वो अलाउ नहीं होता है। तो इसमें प्रो चॉइस एंड प्रो लाइफ वाला था कंसेप्ट, तो आप बस उसका थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेशंस लेड बाय इंडिया, तो एक तो कावेरी ऑपरेशन साउथ सुडान का दोस्त वाला पढ़ लेना यार, टर्की के साथ हुआ है, इसमें अर्थक्वेक का भी इम्पोर्टेंस आ जाता है, तो वो हो गया। ऑपरेशन ज़िंदगी, इसका मैंने नीचे लिखा है, ये जो उत्तराखंड में 2 टनल रेस्क्यू हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हिमालय रीजन में काफ़ी डिजास्टर हुए हैं इस बार, फ्लड्स तो आई हैं, लैंडस्लाइड है, तो उसमें एक जोशीमठ का एग्जांपल आ जाता है। उत्तराखंड टनल कोलैप्स, जो है टनल कोलैप्स हुआ है, तो ये आर्टिफिशियल है, जो मैनमेड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं 4 धाम यात्रा के लिए, या नेचुरल है या कॉम्बिनेशन है, इसको आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है।
तो अच्छे से डायग्राम बना के थोड़ा ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करके आप इस वाले क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेना। बिहार कास्ट सेंसस एंड रिजर्वेशन चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट सेंसस में आप डेटा बताओगे, EBC BC को मिला के 63% है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन के भी चेंजेस, उसके डेटा भी बताओगे और इसका पॉजिटिव और निगेटिव्स दोनों बताओगे। और कोई कमेटी है, ठीक है, उसकी क्या रिकमेंडेशंस है वो भी आप इसमें बताओगे। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये बिल्कुल रिसेंट का न्यूज़ है, आज ही मैंने इसे पेपर में पढ़ा है। बट इसके चांसेस थोड़े कम हैं आने के लिए। बट ना आप इसको इंडस्ट्रीज़ के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इको एंड जियो में, अगर आप ये मेंशन करते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। एग्जामिनर को लगेगा बिल्कुल करेंट से अवेयर हो, तो इसको मेंशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, MOU साइन हुआ है बिहार गवर्नमेंट के साथ, तो ये सब आप मेंशन कर लेना। ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट इको एंड ज्योग्राफी में जो इंडस्ट्रियल्स वाला पोर्शन होगा ना उसमें पूछ देगा। 7 निश्चय योजना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, ठीक है। गंगा उद्धव एंड जलपूर्ति योजना, ये आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट है। राजगीर वाला क्वेश्चन आया था BPSC में प्रीलिम्स में, ठीक है। अभी नवादा में हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया है इसको इनॉग्रेट, तो आप इसको भी कर सकते हो स्कीम्स को। सो ये सारे थे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक। एंड मैं यही सजेस्ट करूँगी 69 जो BPSC मेंस लिख रहे हैं, अगर आपने इनमें से कोई 1-2 टॉपिक नहीं किया होगा, डोंट पैनिक एट ऑल। अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं किया होगा, डोंट पैनिक एट ऑल। आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है, अपने गूगल ब्राउज़र पे जाना है एंड जस्ट सर्च दैट टॉपिक एंड राइट। जैसे आपने लिखा, चलो आपने देखा कि ओ मैंने ना इसका ग्लोबल साउथ नहीं किया, तो आप ग्लोबल साउथ लिखो बस, ठीक है, और आगे लिख दो UPSC। जो भी आपका जो भी साइट आएगा उसको आप गो थ्रू करो, एक पेज का बस नोट्स बनाओ कि आप जब रिवाइज करोगे तो आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एंड 7th BPSC वाले बच्चे प्लीज़ अभी से ही इस पर अच्छा सा होलिस्टिक नोट्स बना के रख लो, बाद में बहुत काम आने वाले हैं। अब जैसे ही नोट्स बनाओगे, मान लो आपने 2-3 पेज का नोट्स बना दिया, आप जो उसका जो लास्ट पेज है ना उसका एक पेज आप ब्लैंक छोड़ दो, ताकि आपको जो करेंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में आप पढ़ोगे ना उसको वहाँ पे मेंशन कर देना। सो दीज आर ऑल द टॉपिक। I think that will be sufficient for the 69th BPSC mains, and hopeful you like this video, and I will see you in the next video again. Thank you.